साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा, केम छो, कसा आहेस आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है चेक बाउंस से, टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है एक्विटल से और कैसे फ़ायदा मिला डिफेंस को, इस पर आज जो है हम चर्चा करेंगे। तो शांति से बैठो पहले तो, सब चिंता मन से निकाल दो। मानता हूँ केस जो है टेक्निकल है, कॉम्प्लिकेट है, पर अगर ढंग से लड़ा जाए, प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो कोई चीज़ जो है मुश्किल नहीं है। क्लियर है? साथियों, जो फैसला आज मैं डिस्कस करूंगा वो जजमेंट पास किया है या प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने। जजमेंट का डेट है 19/6/2026। इस केस में अक्यूज को जो है एक्विट किया था ट्रायल कोर्ट ने। जो परिवादी है वो अपील में गया और फाइनली अपील भी जो है वो हार गया। एक बात जो है यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए एट इंसेप्शन कि अगर मामला जो है चेक बाउंस का है और उस मामले में एक्विट हुआ है कंसर्न अक्यूज, तो वहां पर परिवादी को दाखिल नहीं करनी है अपील बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। देखिए पहले नियम कायदे कानून थे ये कि स्पेशल लीव टू अपील जो है लेना होगा। अब ये नियम कायदे कानून बदल गए हैं एज पर सेक्शन 413 ऑफ बीएनएसएस। अगर आप परिवादी हैं और मामले में एक्विटल है तो ऐसे सिनेरियो में आपको जाना पड़ेगा बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन टू फाइल द अपील। अगर आप हाई कोर्ट चले भी जाएंगे तो आपका पैसा भी खराब होगा और आपको डायरेक्शन यही मिलने वाला है। तो मैंने आपको आज एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी इंसेप्शन पे। क्लियर हो गया? तो हमें यहाँ पर क्लियर हुआ एक महत्वपूर्ण जानकारी और केस का एक शॉर्ट बैकग्राउंड। अब आते हैं केस के फैक्ट्स के ऊपर। आरोप ये था कंसर्न परिवादी का कि हमने उधार दिए 60,000 रुपए। क्लियर है? अब जो केस आप वाला है उसमें हो सकता है कि अमाउंट 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे एंड सर्कमस्टेंसेस पे। तो यहाँ पर जो फैक्ट हैं उसके बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी साझा कर रहे हैं। कहना यह था परिवादी का कि अक्यूज ने मुझसे जो है 60,000 रुपये उधार लिए। क्लियर है? जिसके पेटे जो है चेक दिया और ये चेक जो है बाउंस हो गया। जब भी चेक बाउंस होगा तो क्या करेगा परिवादी? एक नोटिस जो है सर्व करेगा कंसर्न अक्यूज को। अगर नोटिस सर्व हो गया है तो उसको वेट करना पड़ेगा 15 डेज का। अब यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट है। अगर आपको नोटिस सर्व नहीं हुआ, आपके हो गए बल्ले बल्ले। और अगर नोटिस सर्व हो गया है और 15 डेज से पहले पहले परिवाद दाखिल कर दिया है तो परिवाद क्या हो जाएगा? प्री मैच्योर। और ये ऐसा डिफेक्ट है, ये क्योर नहीं हो सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक्सपर्ट एंगल से फाइल को देखें। देखिए बात बहुत छोटी होती है पर कहते भी तो हैं कि छोटी छोटी बात ही हमें एक बड़ा मुकाम, एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा देती है। क्लियर हो गया? तो इस बात को जो है नोट डाउन कर लीजिए। जब नोटिस दिया गया, पैसा नहीं आया, तो अल्टीमेटली केस जो है फाइल करना पड़ा परिवादी को। देखिए जब भी केस फाइल होता है तो उससे पहले आपकी लड़ाई शुरू हो जानी चाहिए। आप लोग करते क्या हो कि नोटिस का रिप्लाई नहीं देते हो। नोटिस का रिप्लाई आपको देना चाहिए। इसके 2 फायदे मिलते हैं। यू मे इजिली कॉन्टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 143A ऑफ एनआईए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका डिफेंस का इफेक्ट क्या होगा? प्रोबेलाइजिंग। अगर आपने प्रत्युत्तर दिया, उसका खंडन कर दिया, उसका फर्दर खंडन नहीं कर पाया परिवादी, देन डेफिनेटली यू मे हैव द बेनिफिट। तो डिफेंस प्ली क्या था कि चेक जो है मिसयूज हुआ है। चेक जो है दिया गया थर्ड पार्टी को और उस थर्ड पार्टी ने इस चेक को पास कर दिया कंसर्न परिवादी को। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, इस फैसले को जब मैंने पढ़ा था तो वहां पर अक्यूज ने स्पेसिफिकली उस थर्ड पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी ऐसी एविडेंस पेश नहीं करी जिससे उसका डिफेंस होता हो प्रोबेलाइजिंग। तब भी कोर्ट ने जो है बरी करा उसको। पर आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, हर कोई इस व्यक्ति की तरह भाग्यशाली नहीं होगा। अगर आपका स्पेसिफिक डिफेंस है कि चेक का मिसयूज हुआ है, चेक आपने मिस्टर सी को दिया, मिस्टर सी ने ये चेक जो है पास कर दिया मिस्टर बी को, तो वहां पर आपको ये जो फ्लो ऑफ अरेंजमेंट्स हैं उनको साबित करना होगा। अगर आप उसे स्पष्ट नहीं करेंगे, साबित नहीं करेंगे, तो वहां आपको नुकसान जो है खाना पड़ेगा। क्लियर है? कोर्ट ने ये बात लिखी यहाँ पर फैसले में कि सामान्य जान पहचान के आधार पर, बगैर लिखा पढ़ी के आधार पर अमाउंट देना अपने आप में ही हाईली इम्पॉसिबल है। क्लियर है? हालांकि इस पर कई व्यूज हैं, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं आपको मैं कि जब भी ट्रांजेक्शन की बात आती है तो वो ट्रांजेक्शन को लेकर आप लोग जिरह नहीं करते हो, आपको जिरह करनी चाहिए और डिटेल्ड और स्पेसिफिक जिरह करो। दूसरी बात, अगर आपका डिफेंस प्ली कि चेक का मिसयूज हुआ है या चेक इनवैलिड है तो इस बारे में भी आप एविडेंस को टेंडर करो। अगर लॉ पॉइंट है तो उसको स्पेसिफिकली अपने को अर्ज करना है, अवॉइड करना है। अगर नहीं करेंगे नुकसान खा जाएंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये भी थे कि जो कंसर्न थर्ड पार्टी है ये दोस्त है परिवादी का भी, ये दोस्त है अक्यूज का भी, और उसी की शॉप पर जो है मिले थे कंसर्न परिवादी और अक्यूज, और उसी की शॉप पर जो है ये ट्रांजेक्शन हुआ था। तो कहना ये था डिफेंस का कि कंसर्न जो थर्ड पार्टी है ये एग्जामिन नहीं हुआ।
तो कोर्ट ने ये माना प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट कि जो ये ट्रांजेक्शन हुआ है, पहली बात तो कैश में, दूसरी बात वास्तव में ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसकी पुष्टि के लिए जो गवाह मौजूद था प्रोसिक्यूशन के पास में वो एग्जामिन नहीं हुआ, और सिर्फ एक मुलाकात में एक बड़ा अमाउंट देना अपने आप में जो है हाईली इम्पॉसिबल है। तो कोर्ट ने यहाँ से ले लिया प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ये भी डिफेंस है कि ये चेक का मिसयूज हुआ है, हमने चेक थर्ड पार्टी को दिया था, तो उस बारे में भी एविडेंस अपने को लीड करनी ताकि दिक्कत ना पड़े। तो फाइनली अक्यूज को जो है यहाँ पर फायदा मिला। तो ये जो फैसला है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात कि जो कंसेंट ट्रांजेक्शन हुआ है उसका बेसिस क्या है। अगर बेसिस स्पेसिफिक नहीं कर पा रहा है कंसेंट परिवादी, वहां पर बेनिफिट लेंगे। दूसरी बात, परिवादी कहता है कि ट्रांजेक्शन किसी के घर पे हुआ है, वो कंसर्न व्यक्ति मौजूद था, वो व्यक्ति एग्जामिन नहीं होता है, वहां पर हम फायदा ले सकते हैं। तीसरी बात, आपको अपना डिफेंस जो है साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आपको डिफेंस प्रोबेलाइजिंग करना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जो कंसर्न आता है नोटिस परिवादी का, उसका रिप्लाई जरूर करें। पांचवी बात, जो आपका डिफेंस प्ली है उसके समर्थन में ठोस साक्ष्य रिकॉर्ड होने चाहिए ताकि आपका डिफेंस जो है चल जाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपका जिरह है वो फेल हो जाएगा, पर अगर आपका डिफेंस लाइन तैयार खड़ा हुआ है तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकता है टू कॉन्स्टिट्यूट द प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी कंसिडरिंग द एक्विटल। तो जब भी केस को लड़ रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं, इसको ध्यान में रखें, नथिंग टू वरी अबाउट। क्लियर हो गया अपने को? तो इसलिए हर केस के अपने अपने फैक्ट्स हैं। इसलिए मैं क्यों कहता हूँ कि केस को पूरा पढ़ो, कमियां निकालो, जितना पढ़ोगे कमियां निकालोगे उतना ही फायदा आपको होगा। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी।